Hello students, today we shall continue the chapter matrices of class 12th mathematics, matrices part 5. In this chapter we shall cover the following topics: multiplication of matrices, how two matrices are multiplied, we will learn this. Then non-commutativity of multiplication of matrices. Whenever two matrices are multiplied, their order actually matters. We will learn this thing. Then zero matrix as the product of two non-zero matrices. If two non-zero matrices are given, their product may be a zero matrix. So all these topics we will cover in this video lesson. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले दो मैट्रिसेस का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हम किस तरह से करेंगे, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. मान लीजिए मोहन और सोहन दो व्यक्ति हैं और उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उनको कुछ पेन और कुछ बुक की रिक्वायरमेंट है. और ये रिक्वायरमेंट इस तरह से है, मोहन को 2 पेन चाहिए और 5 बुक्स. इसी तरह सोहन उसे 8 पेन और 10 बुक्स इनकी रिक्वायरमेंट है. और इसके लिए वो शॉप 1 को विज़िट करते हैं और वहाँ पता लगाते हैं कि जो पेन और बुक की जो कॉस्ट क्या है, पर पीस कॉस्ट क्या है. तो पेन की कॉस्ट वहाँ ₹5 पर पेन और जो बुक्स की जो कॉस्ट है वो ₹50 पर बुक है. तो इसके बेसिस पर यदि मोहन ये पता लगाना चाहे कि यदि वो इस पर्टिकुलर शॉप से जो रिक्वायर्ड पेन और बुक्स परचेज करता है तो उसे कितना रुपया खर्च करना पड़ेगा या कितना मनी रिक्वायर्ड है, तो मनी नीडेड इन रुपीज़ वी कैन कैलकुलेट. और ये हम किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमारे पास ये इसको 2 पेन की रिक्वायरमेंट है और एक पेन की कॉस्ट 5 है. तो हम 2 पेन की कॉस्ट हो जाएगी 2 × 5, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 × 5. इसी तरह से उसे 5 बुक्स की रिक्वायरमेंट है और एक बुक की कॉस्ट है 50. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 5 विद 55. तो ये उसकी रिक्वायरमेंट है, इतना मनी उसे, इतने जो मनी है उसकी रिक्वायरमेंट है. सिमिलरली जो सोहन है उसे 8 पेन चाहिए और एक पेन की कॉस्ट 5 है. 8 पेन और एक पेन की कॉस्ट है 5. सो 8 × 5, 8 × 5. इसी तरह से जो 10 बुक्स, तो 10 बुक्स की जो टोटल कॉस्ट हो जाएगी 10 × 50. तो ये टोटल रिक्वायरमेंट हो गई. तो इस रिक्वायरमेंट को हम आगे सॉल्व कर सकते हैं और ये सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा 2 × 5 = 10 और यहाँ हो रहा है 250. और इसी तरह से ये 40 + 500. और इसको यदि हम फर्दर सॉल्व करें तो रिजल्ट आएगा हमारे पास 260 और 540. तो यहाँ पर हमने जब इसको सोल्व किया तो मोहन और सोहन की जो रिक्वायरमेंट्स थी और पर पीस की जो कॉस्ट है पेन और बुक की, वो हमें यदि मालूम है तो हम इसके बेसिस पर मोहन को कितने मनी की रिक्वायरमेंट है और सोहन को कितने मनी की रिक्वायरमेंट है वो हम यहाँ ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं. तो मोहन है उसे तो 260 रुपीज़ चाहिए और सोहन है उसे ₹540. इतना जो मनी है वो इतने मनी की रिक्वायरमेंट है ताकि वो पेन और बुक्स जितनी ज़रूरत है उतनी परचेज कर सकें. तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ एक मैट्रिक्स हमारे पास, सपोज़ इस मैट्रिक्स को यदि मैं नाम A देता हूँ और इस मैट्रिक्स को नाम यदि मैं B देता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास एक नया मैट्रिक्स आ रहा है C. तो ये जो C मैट्रिक्स है, दिस मैट्रिक्स इज सेड टू बी द प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 मैट्रिसेस A एंड B. इन दोनों का प्रोडक्ट कहलाता है ये. और इनका प्रोडक्ट हम किस तरह से कर रहे हैं, यहाँ ध्यान से देखिए कि यहाँ जो फर्स्ट रो है, ये जो फर्स्ट रो दिख रही है ये फर्स्ट रो है और यहाँ पर ये एक फर्स्ट कॉलम है. तो ये जो फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स है इनको फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्टिव एलिमेंट से हमने मल्टीप्लाई किया है. तो यहाँ ये 2 5 और इधर ये हमारे पास है 5 10. यहाँ थोड़ा सपोज मैं ले लेता हूँ, ये पेन ले लेता हूँ. तो यहाँ पर हमारे पास एक तो ये आ रहा है, एक तो ये रो हो गई और एक यहाँ पर ये कॉलम है. तो इन दोनों जो इस रो और इस कॉलम के जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं.
यहाँ जो 2 है वो इस 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 इंटू 5, और सिमिलरली इसकी जो इस रो का जो सेकेंड एलिमेंट है, इस कॉलम के सेकेंड एलिमेंट 50 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ रहा है। तो इस तरह से जो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरह का मल्टीप्लिकेशन जब भी होता है तो हमें जो मैट्रिक्स मिल रहा है, दैट मैट्रिक्स इज नॉन एज द प्रोडक्ट ऑफ दीज गिवन टू मैट्रिसेस। तो इस तरह से हमें मैट्रिक्स है उन्हें मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसी चीज़ को हम वापस देख लेते हैं। हमारे पास ये जो है सिचुएशन ये थी कि मोहन और सोहन इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ है, और पीसेज प्राइसेस पर पीस हमारे पास इस तरह से थी, तो मनी नीडेड हमने इस तरह से कैलकुलेट कर लिया है। ये शॉप 1 के लिए है। और इसी तरह से यदि हम आगे बढ़ें, मान लीजिए कि शॉप 2 पर चलें और हम देखें कि जो मोहन और सोहन है इनकी जो रिक्वायरमेंट्स है इसके अकॉर्डिंगली उन्हें कितने मनी की रिक्वायरमेंट होगी। यदि हम दूसरी शॉप पर जो है पेन और बुक की प्राइसेस चेक करें और फिर देखें कि टोटल कितना मनी मोहन और सोहन को चाहिए उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पेन और बुक्स परचेज करने के लिए, तो मान लीजिए कि जो सेकंड शॉप पर जब विजिट किया इन्होंने तो वहाँ पेन की कॉस्ट मिली ₹4 पर पीस, और इसी तरह से जो बुक है वो थी ₹40 पर बुक। तो अगर इसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ करते हैं तो इसमें भी हमें वही करना पड़ेगा। तो ये जो 2 पेन है तो उनकी कॉस्ट हो जाएगी 2 इंटू 4 और यहाँ 5 इंटू 40। सिमिलरली ये 8 इंटू 4 और ये हो जाएगा 10 इंटू 40। तो इस तरह से जो है जो मनी नीडेड है वो हम यहाँ इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसको फर्दर भी सॉल्व किया जा सकता है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से यदि वो शॉप 3 को विजिट करते हैं और वहाँ जो प्राइसेज है वो मान लीजिए कि पेन की कॉस्ट पड़ रही है वहाँ पर ₹6 पर पेन, और बुक की जो कॉस्ट है वो पड़ रही है ₹35 पर बुक, और इसके बेसिस पर यदि वो पता लगाना चाहते हैं कि कितना मनी नीडेड है टू परचेज पेन एंड बुक, तो मोहन को जो रिक्वायरमेंट है वो है 2 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 35। इसी तरह से जो सोहन है उसकी रिक्वायरमेंट है 8 इंटू 6 प्लस 10 इंटू 35। तो इस तरह से जो है हम कर सकते हैं। यहाँ पर जो ये दोनों मैट्रिक्स है इन दोनों का मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ये है। और यदि हम जो प्राइसेस पर पीस है तीनों शॉप के लिए एक साथ शो कर दें तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो इस तरह का हो जाएगा कि पेन बुक जो मोहन और सोहन की जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ इस मैट्रिक्स से शो हो रही है। सिमिलरली जो प्राइसेज है शॉप 1 उसमें जो प्राइस था वो था हमारा पेन की रिक्वायरमेंट थी 5 और 50 जो है बुक की रिक्वायरमेंट है। बुक रिक्वायरमेंट की एक्चुअली ये प्राइसेज है, तो पेन का जो प्राइस है फर्स्ट शॉप पर ₹5, सेकेंड शॉप पर 4 और थर्ड शॉप पर यहाँ पर 60 है। सिमिलरली जो बुक्स की जो कॉस्ट है वो यहाँ दे रखी है 50, 40 और 35। डिफरेंट जो शॉप है वहाँ पर इस तरह से इनकी कॉस्ट है। तो अब इसके बेसिस पर यदि हम मनी नीडेड कैलकुलेट करें तो हम जो है देख सकते हैं इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे कि 2 इंटू 5 अभी पहले किया हुआ है प्लस 5 इंटू 50। ये जो है पहली शॉप पर यदि मोहन जाता है तो उसे इतने मनी की रिक्वायरमेंट है। सिमिलरली जो मोहन यदि सेकंड शॉप पर जाता है तो यहाँ उसे इतने मनी की रिक्वायरमेंट है। ये सेकंड जो एलिमेंट है फर्स्ट रो का वो ये शो कर रहा है। इसी तरह से जो थर्ड एलिमेंट है यहाँ पर ये शो कर रहा है कि जो मोहन है उसको अगर ये वो थर्ड शॉप पे जाता है तो उसे कितने मनी की रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं इस तरह से होगा। और इसको यदि हम समझें तो यहाँ हो क्या रहा है कि ये जो पहली जो रो है ये वाली रो 2 और 5 वाली ये इस जो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो रही है, इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो रही है। 2, 5 जो है ये 5 और 50 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है। सिमिलरली जो ये 2, 5 जो फर्स्ट रो है वो सेकंड कॉलम से यदि मल्टीप्लाई होती है तो हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 40। सिमिलरली यदि 2 एंड 5 जो है वो इस रो से मल्टीप्लाई होता है, इस रो से मल्टीप्लाई होता है, तो फिर हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है। तो ये तो हो गया फर्स्ट रो का फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है। और इसमें देखिए अगर यदि हम सेकंड रो लेते हैं, ये वाली रो लेते हैं और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 और 10 को जब हम 5 और 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से आता है 8 इंटू 5 प्लस 10 इंटू 50। तो यहाँ देखिए मल्टीप्लिकेशन किस तरह से हो रहा है। फर्स्ट ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होने पर रिजल्ट आ रहा है, और सेकंड रो अगर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हो रही है तो ये रिजल्ट आ रहा है, और सेकंड रो यदि थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होती है तो इस तरह का रिजल्ट आ रहा है। और ये मल्टीप्लिकेशन इसलिए हो पा रहा है क्योंकि इसमें जो फर्स्ट रो में जितने एलिमेंट्स है इधर कॉलम में उतने एलिमेंट है, तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं रो में उतने ही इधर कॉलम में होने चाहिए। तो यहाँ देखिए इसका ऑर्डर अगर हम देखें तो इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2/2 है, और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है इसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो 2 है
और इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है। यदि ये दोनों मैच कर जाते हैं, यहाँ 2/2 ये 2/3, तो ये जो 2 और ये 2 अगर मैच कर जाता है तब हम कहते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइन। और जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इस तरह से कर लेंगे और उसके बाद जो हमारा फाइनल रिजल्ट जो है वो इस तरह से आ जाएगा। यदि हम इसको पूरा सोल्व कर लेते हैं तो ये आ जाता है। और इसका इंटरप्रिटेशन हम कर सकते हैं कि ये 260 मीन्स 260 इज द मनी नीडेड बाई सोहन टू परचेज हिज रिक्वायर्ड पेन एंड बुक्स। सिमिलरली 208 का मतलब हुआ कि यदि वो सेकंड शॉप पर जाता है तो अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करने के लिए उसे 208 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है। अगर थर्ड शॉप पे जाता है तो 187 की रिक्वायरमेंट है। इसी तरह से सोहन के लिए, यहाँ जो नीचे का जो डेटा है वो सोहन के लिए है। तो हम ये समझ सकते हैं कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कुछ चीज़ों को डिनोट कर रहा है और वो हम समझ पा रहे हैं कि किस तरह से हो रहा है। तो यहाँ हमारा फोकस ये है कि यदि कोई दो मैट्रिक्स दे रखे हैं तो उनको मल्टीप्लाई करने से जो नया मैट्रिक्स क्रिएट हो रहा है वो उसका मीनिंग क्या है। तो वो हम यहाँ मीनिंग समझ पा रहे हैं कि हाउ मच मनी इज नीडेड बाय मोहन और सोहन, वी कैन फाइंड आउट थ्रू दिस मैट्रिक्स विच इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू मैट्रिसेस। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है हमारे पास ये दो मैट्रिक्स थे। अब हम पूरी तरह से मैथमेटिक्स पर आ जाते हैं। और यहाँ पर हमारे पास ये दो मैट्रिक्स थे और इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो इस तरह से हो रहा था। और ये जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा था मैं आप पहले बताया कि इसमें जो फर्स्ट रो है, इधर रो और इधर कॉलम, इधर से हम लेंगे तो कॉलम, तो यहाँ रो ऐसे एरो लगा लें और इसमें इस तरह से एरो लगा लें। इसका इंडिकेशन ये कि जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट, ये जो फर्स्ट रो दिख रही है, ये जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो रही है और हमारे पास इस तरह से ये रिजल्ट आ रहा है। इसी तरह से यहाँ ये देखें तो इसमें जो है यहाँ जो फर्स्ट रो है वो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी और इसके बाद ये रिजल्ट आ जाएगा। और जो फर्स्ट रो है वो अगर थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होती है तो इस तरह का रिजल्ट आता है। तो इसको हम शॉर्ट में इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि जब हमें दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले कि जो R1 है वो C1 से मल्टीप्लाई होगा और R1 C1। इसी तरह से जो R1 है वो C2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर R1 C2 मिलेगा। इसी तरह से जो R1 है वो C3 से मल्टीप्लाई होगा तो R1 C3 मिलेगा। ये जो शॉर्ट नोटेशन है ट्रिकी नोटेशन है और इट इंडिकेट्स दैट फर्स्ट रो मस्ट बी मल्टीप्लाइड विद द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ कॉलम 1। तो R1 को C1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 लोकेशन पर हमें डेटा मिलेगा। और ये मिल रहा है हमें, यहाँ पर जो डेटा मिल रहा है वो है यहाँ पर 260। तो 260 डेटा हमें यहाँ मिल रहा है। इसी तरह से जो है R1 C2 का मतलब है कि जो फर्स्ट रो है उसको अगर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो देखिए ये वाला रिजल्ट है 2 × 4 + 5 × 40। और इसको यदि हम सॉल्व कर लेते हैं पूरी तरह से तो हमारे पास आ रहा है 208। सिमिलरली R1 C3 मीन्स जो फर्स्ट रो है उसको थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 1 3 लोकेशन यानी कि जो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम जो इंटरसेक्ट करती है उस लोकेशन पर हमें ये एलिमेंट मिल रहा है 100 एंड 187। तो ये तरीका रहेगा मल्टीप्लाई करने का। R2 C1 मीन्स सेकेंड रो इज टू बी मल्टीप्लाइड विद फर्स्ट कॉलम, R2 C2 मीन्स सेकेंड रो मल्टीप्लाइड विद कॉलम सेकेंड। तो यहाँ जो R1 और R2 है ये तो फर्स्ट मैट्रिक्स की है और जो ये कॉलम है वो सेकेंड मैट्रिक्स के हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के तो रो और सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम हम लेंगे और इनको आपस में इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ ये शॉर्ट ट्रिक है, ओनली ये ट्रिक है, इस ट्रिक से हम जो है मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। R1 C1 का मतलब एक पर्टिकुलर एलिमेंट आएगा तो उस पूरे एलिमेंट को हम लिख के थोड़ा गैप देंगे, फिर दूसरा R1 C2 के लिए लिखेंगे, इसी तरह से फिर गैप देकर फिर R1 C3 के लिए लिखेंगे। तो इस तरह से हम लिखेंगे दूर दूर ताकि मालूम रहे कि ये जो पार्ट है पूरा एक सिंगल है और इसकी वैल्यू इवेल्यूएट करके हमें इस लोकेशन पर रखना है। सिमिलरली ये जो पार्ट है ये पूरा इवेल्यूएट करना है और इसे हमें सेकेंड लोकेशन पर रखना है फर्स्ट रो की, और जो फर्स्ट रो की जो थर्ड लोकेशन है उस पर ये पूरा इवेल्यूएट करके हमें यहाँ रखना है। इसी तरह से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हो गया और इसी तरह से ये वाला पार्ट हो गया। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है। अब हम यहाँ देखें, सपोज ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को मैं डिनोट करता हूँ। मान लीजिए इस मैट्रिक्स को जो है मैं डिनोट कर देता हूँ। पहला जो मैट्रिक्स है उसको मैं सपोज ए से डिनोट कर देता हूँ, सेकंड मैट्रिक्स को यदि मैं बी से डिनोट करता हूँ और जो लास्ट रिजल्ट आ रहा है लेट अस सपोज इट इज़ सी। तो जो ए है उसका ऑर्डर हम लिखते हैं यहाँ पर, इसका ऑर्डर है 2/2। और सिमिलरली जो सेकंड बी है मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर हम लिखें तो इसका ऑर्डर हो गया 2 रो है और 3 कॉलम है। और जब ये मल्टीप्लाई हुए, मल्टीप्लाई होने के बाद हमें जो सी मिल रहा है उसका ऑर्डर देखिए, इसका जो ऑर्डर है वो हो रहा है 2 तो रो है और 3 कॉलम है। तो यहाँ देखिए ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट मैच करना चाहिए, यानी कि फर्स्ट
जो मैट्रिक्स है, फर्स्ट मैट्रिक्स, और फर्स्ट मैट्रिक्स की जो कॉलम है, ये कॉलम दिख रहा है फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, और सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो, ये दोनों सेम होनी चाहिए, ये दोनों मैच करना चाहिए, ये सेम होना जरूरी है। अगर ये सेम होंगे तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज सेड टू बी डिफाइन। अगर ये सेम नहीं है तो हम कहेंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है डिफाइन नहीं है। तो पहले तो ये सेम होना चाहिए, फिर जो रिजल्ट आ रहा है, अब उस रिजल्ट में देखिए, रिजल्ट का जो ऑर्डर होगा, यानी जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हमें मैट्रिक्स प्राप्त हो रहा है, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, उसमें हम इन दोनों को हटा देंगे। तो ये ऑर्डर बचेगा वो ये वाला है 2 और 3। तो ये 2 और 3 दिख रहे हैं, तो ये इस जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का जो ऑर्डर है वो यहाँ से डिसाइड होगा। यानी इनको यदि हम छोड़ दें तो ये जो बचा हुआ पार्ट दिख रहा है, उससे इस मैट्रिक्स सी का जो है ऑर्डर तय होगा। तो इसका जो ऑर्डर है वो हो गया 2/3। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि अगर यदि इनका ऑर्डर सेम नहीं हुआ, यहाँ वाला पार्ट अगर सेम नहीं है, तो देन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन विल नॉट बी डिफाइन। इन जनरल समझिए कि जैसे मान लीजिए हमारे पास दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स हो गया ए और दूसरा मैट्रिक्स है बी, और ए का ऑर्डर है m/n और बी का ऑर्डर है n/p, m/n और इसका ऑर्डर है n/p है। तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन करें हम ए बी, तो सबसे पहले देखिए कि क्या ए बी हम कर सकते हैं, क्या मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। तो ए का जो ऑर्डर है वो तो m/n है, तो हमने लिखा है m/n, और जो बी का ऑर्डर है वो n/p है, तो ये लिखा। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये जो पार्ट है ये मैच कर रहा है, ये जो पार्ट है वो बिल्कुल मैच कर रहा है। अगर ये पार्ट मैच कर जाता है तो डेफिनेटली, यदि ये पार्ट मैच कर जाता है, ये पार्ट मैच कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो है हम कह सकते हैं कि इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है डिफाइन हो जाएगा। और जो फाइनल रिजल्ट आएगा, यानी हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा, यानी सी मैट्रिक्स मिल रहा है, उस सी मैट्रिक्स के ऑर्डर को देखिए। इसके ऑर्डर में एम और पी आ रहा है, तो एम और पी कहाँ से मिलेगा, वो यहाँ से मिलेगा, यहाँ का एम और ये वाला पी, यानी बीच का जो पार्ट है उसको छोड़ दीजिए, और यहाँ जो एम और पी है ये डिसाइड कर देंगे कि जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट मैट्रिक्स है सी, उसका ऑर्डर क्या होगा। यानी कि यदि m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, दूसरा n/p का है, तो यहाँ जो इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम और इस मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रो है, यदि वो सेम है तभी हम कहेंगे कि ए बी जो है वो डिफाइन होगा, और हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पर जो सी आई के है, इट इज़ द एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट मैट्रिक्स सी, और ये सी आई के कितना होता है वो यहाँ से पता लग रहा है। सी आई के हम इस तरह से इवेल्युएट कर सकते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, लेकिन इसको हम समझ सकते हैं यदि हम कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल लें और देखें कि ये वैल्यू हम किस तरह से इवेल्युएट करते हैं। यानी कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट सी है, उस प्रोडक्ट सी का कोई भी एलिमेंट अगर हमें फाइंड आउट करना है, आईथ रो और केथ कॉलम का कोई एलिमेंट हमें फाइंड आउट करना है, तो हम ये फॉर्मूला भी काम में ले सकते हैं। यहाँ हम ध्यान से देखें तो पता लग रहा है कि इसमें जो जे पार्ट है, ये जे पार्ट रिपीट हो रहा है दोनों में, ए आई जे, फिर बी वापस जे से शुरू हो रहा है, और फिर के। तो ये जो जे जो रिपीट हो रहा है उसकी वैल्यू 1 से लेकर n तक बदल रही है, और ये जो n है वो यहाँ जो दिख रहा है, ये वाला n जो दोनों में कॉमन था यहाँ पर, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रो है, ये दोनों जो है सेम थी। वो जो सेम कॉमन जो यहाँ पर ऑर्डर्स के अंदर जो कॉमन नंबर है वो यहाँ आ रहा है, वो जे की वैल्यू वहाँ से वहाँ तक ऐसे चेंज हो रही है। तो इसको हम समझ सकते हैं। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, और ए मैट्रिक्स में दे देता हूँ सपोज यहाँ पर ये है 1 2 3 4, ये दे दिया। और इसी तरह से जो सेकंड बी है वो मान लीजिए मैं इस तरह से लिख देता हूँ 3 और -8, ये लिख दिया, इस तरह से दे दिया, ये बी हो गया। तो सबसे पहले तो देखें कि क्या इनमें हम ए बी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या सी जो है ना ए बी, इस तरह से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा इसका ऑर्डर कितना है कि 2/2, और इसका ऑर्डर हो गया, इसमें नंबर ऑफ रोज तो 2 है और कॉलम 1 है, तो यहाँ ये पार्ट मैच कर रहा है, तो डेफिनेटली वी कैन फाइंड आउट प्रोडक्ट ए बी। अब हमें सपोज इसका कोई एक एलिमेंट फाइंड आउट करना है, इसका कोई एक एलिमेंट फाइंड आउट करना है, क्योंकि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका एक एलिमेंट हम फाइंड आउट करेंगे। चलिए तो एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं।
सपोज से एक छोटा सा एक कोई एलिमेंट ले लेते हैं, सपोज मैं ले लेता हूँ C11 हमें फाइंड आउट करना है। तो ये जो फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला ये कहता है कि इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे यहाँ देखिए, अगर हमें 1 1 लेना है तो यहाँ i की वैल्यू 1 और k की वैल्यू भी 1 हो गई है। तो यहाँ जो पहले पार्ट है वहाँ तो यहाँ 1 और फिर दूसरा j रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम a, यहाँ लिखेंगे 1 और सेकेंड एलिमेंट j हो गया। इसी तरह से लिखेंगे b और फिर वो b की शुरुआत वापस j से करनी है और फिर यहाँ 1 लिख देंगे। और यहाँ जो j की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक चेंज होगी। तो j की वैल्यू देखो, यहाँ j जो था वो कॉमन था इन दोनों में से, तो इन दोनों में कॉमन है 2, तो j की वैल्यू 1 से शुरू होके 2 तक जाएगी। तो यदि मैं इसको j की वैल्यू पहले 1 रखता हूँ, समेशन मीन्स j की वैल्यू पहले 1 रखनी है, फिर j की वैल्यू 2 रखनी है और जो भी टर्म्स आती जा रही है उनको हम ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ यदि मैं j की वैल्यू 1 रखता हूँ तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है इस तरह से A11 B11। और सिमिलरली यदि मैं j की जगह 2 कर देता हूँ तो यहाँ हो जाएगा A12 और B21। अब हम देखें A11 और ये A11 कितना है। तो A11 यहाँ से हमें पता लग रहा है, A11 तो यहाँ से मिलेगा 1, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि ये तो 1 है। और ये B11 कितना है, तो इस सेकंड में देखेंगे तो 3, ये 3 क्या हो गया, B11 हो गया। सिमिलरली जो A12 है, A12 मीन्स 2, तो ये 2 हो गया। और इधर जो B21 है वो है -8, तो ये आ रहा है -8। अब हम इसको फर्दर सोल्व कर सकते हैं और वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए C11 जो है इसको जब हम सोल्व करते हैं तो जो फर्स्ट एलिमेंट हमें मिल रहा है वो हमें इस तरह से मिल रहा है। और ये देखा जाए तो R1C1 ही है, जो मैंने लिखा था R1C1, यानी कि फर्स्ट रो लेंगे, या ये फर्स्ट रो ली मैंने फर्स्ट रो ले लेता हूँ, ये फर्स्ट रो ली है यहाँ पर। और यहाँ ये सेकंड, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम लिया है, देखिए 1 और 2 और इधर 3 और 8 लिया है। तो 1 और 2 और 3 और 8 लिया है और फिर इस 1 2 को इस 3 8 से मल्टीप्लाई कर दिया है। यानी ये जो 1 2 वाला पार्ट है ये जब इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस वाले पूरे पार्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमें इस प्रोडक्ट का फर्स्ट एलिमेंट हमें मिल रहा है। तो डेफिनेटली यदि हमें C फाइंड आउट करना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले R1C1 करेंगे, R1C1, फिर इस R1C1, बस इसकी C2 है ही नहीं, फिर R2C1 करेंगे, R2C1 करेंगे, इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। अब R1C1 का मतलब हुआ कि इस फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसका फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा। तो 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 3, और यहाँ पर जब हम इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ रहा है हमारे पास 2 × -8। इसी तरह से जो यहाँ R2C1 करना है तो सेकंड रो को इस फर्स्ट कॉलम से करेंगे 3 × 3, तो यहाँ मिल गया 3 × 3। और यहाँ फिर जब 4 को -8 से करेंगे तो हो जाएगा 4 × -8। इस तरह से हम इसको सोल्व कर लेंगे और इसको आगे फर्दर सोल्व करना आसान है। इसको थोड़ा मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ, आंसर कितना आ रहा है। तो ये जो C है वो हमारे पास आ जाएगा, ये तो 3 और ये हो गया -16, तो यहाँ रिजल्ट आ जाएगा -13। और सिमिलरली ये 9 और ये हो रहा है -32, तो -32 और +9, तो ये हो जाएगा -23। तो इस तरह से हम जो है सोल्व कर सकते हैं। -32 है और प्लस का 9 है, तो डेफिनेटली -23 हो गया, तो ये C। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो -13 आ रहा है इसमें ये जो पहला एलिमेंट है ये है C11 और ये सेकंड एलिमेंट है वो है C12, और हमने इस C11 की जो वैल्यू है वो इस तरह से भी फाइंड आउट की है। ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले से भी हमने वैल्यू इवेल्यूएट करी। तो वैल्यू जब इवेल्यूएट करते हैं तो इस तरह से ही रिजल्ट आ रहा है, और ये रिजल्ट वैसा ही है जैसा कि R1C1 की तरह ही है। तो अगर मुझे देखा जाए तो I के फाइंड आउट कर रहे हैं तो एक तरह से हो क्या रहा है कि जो ith रो है वो और kth कॉलम है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। यहाँ पर ith रो और jth कॉलम जो है इसका मल्टीप्लिकेशन ही हो रहा है, यहाँ पर हम समझ सकते हैं। देखिए ith रो और kth कॉलम जो होगा, ith रो तो हो गया जो मैट्रिक्स A है, और जो मैट्रिक्स B है उसका kth कॉलम, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने का मतलब ही ये वाला पार्ट है। और इसको हम ऐसा समझ सकते हैं किस तरह से हो रहा है। ये वाला जो पार्ट था वो हमने यहाँ सोल्व किया था। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है। और ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी डिफाइन होगा जब ये वाला जो पार्ट है n और यहाँ जो दिख रहा है ये n, ये मैच करे। अगर ये मैच नहीं करता है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन विल नॉट बी डिफाइन। आगे बढ़ते हैं। व्हेन विल AB एंड BA बोथ बी डिफाइंड।
अभी हमने देखा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब डिफाइन होता है। अब हम चेक करते हैं कि ए बी और बी ए दोनों एक साथ कब डिफाइन होते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास जो ए है उसका ऑर्डर दे दिया है यहाँ पर m/n है इन जनरल, और जो दूसरा मैट्रिक्स बी है उसका ऑर्डर लेट अस सपोज कुछ अलग है, जैसे इसका ऑर्डर हो गया सपोज p/q है, इस तरह से इसका ऑर्डर है। अब यदि मैं कहूँ कि सपोज ए बी इज डिफाइन, व्हाट डज इट मीन। अगर ए बी इज डिफाइन है तो इसका क्या मतलब हुआ। तो ए बी विल बी डिफाइन, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि ये जो n है वो p के इक्वल होना पड़ेगा, n को p के इक्वल होना पड़ेगा। और यदि बी ए भी डिफाइन है, सपोज बी ए इज ऑल्सो डिफाइन, अगर बी ए भी डिफाइन है तो इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ कि पहले मुझे यहाँ b लिखना पड़ेगा, ये तो ए बी था, और अब अगर यदि बी ए भी डिफाइन है तो मैं बी ए को भी लिख लेता हूँ। तो बी ए को, तो बी का ऑर्डर तो है यहाँ पर p/q, और ए का जो ऑर्डर है वो है m/n। और यहाँ पर देखिए, यहाँ तो n और p इक्वल हुए यदि ए बी डिफाइन है तो, और अगर यदि बी ए डिफाइन है तो बी ए तभी डिफाइन होगा जब ये q जो है वो इस p के इक्वल हो। तो q मस्ट बी इक्वल टू m, q मस्ट बी इक्वल टू m, ये q जो है वो m के इक्वल होगा तभी बी ए डिफाइन होगा। तो n की वैल्यू तो p के इक्वल होगी और q की वैल्यू m के इक्वल होगी। तो यहाँ से मैं यूँ भी कह सकता हूँ कि जो p है वो n के इक्वल होगा और q जो है वो m के इक्वल होगा। तो इसके बेसिस पर मैं वापस लिख सकता हूँ कि ये तो p और q की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ mn अगर लिखें तो a का ऑर्डर तो ये हो गया, और जो b का ऑर्डर है वो हो जाएगा, यहाँ पर p था तो p की वैल्यू ni, और इसी तरह से जो q है उसकी वैल्यू m आ रही है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि यदि ए बी और बी ए बोथ आर डिफाइन तो ये तभी हो पाएगा जब अगर पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n है तो दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर जस्ट उसका रिवर्स होना जरूरी है। यानी यदि मैं कहूँ कि कोई मैट्रिक्स है और ये 2/3 है और दूसरा जो मैट्रिक्स है b है वो यदि 3/2 है, तो अगर ऐसी स्थिति है, एक मैट्रिक्स ये दूसरा मैट्रिक्स ये है, तब डेफिनेटली ए बी भी डिफाइन होगा और बी ए भी डिफाइन होगा। और ये ए बी डिफाइन तो होगा लेकिन ए बी का ऑर्डर कितना होगा, तो ऑर्डर हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि ए बी का जो ऑर्डर है वो यहाँ पर आ रहा है 2/2, क्योंकि ए बी का जो ऑर्डर निकलेगा उसमें ये एलिमिनेट कर देंगे हम 3 को। और यदि बी ए का ऑर्डर निकालना है तो यहाँ पर एक को फिर से लिख देता हूँ 2/3, और बी ए का ऑर्डर हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि ये एलिमिनेट करना पड़ेगा। बी ए का जो ऑर्डर है वो हो गया 3/3, तो जो बी ए है उसका ऑर्डर आ रहा है यहाँ पर 3/3। तो इस वाले केस में जो है डेफिनेटली ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं हुआ। तो ये भी यहाँ से पता लग रहा है कि ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइन बट दे आर नॉट इक्वल। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। ए बी एंड बी ए ऑल्दो दे आर डिफाइन बट दे आर नॉट फाउंड टू बी इक्वल। और यदि कंडीशन इस तरह की है कि इनका जो ऑर्डर है वो रिवर्स में नहीं है, जैसे ए का ऑर्डर 2/3 है और बी का ऑर्डर 3/2 है, तब तो ए बी और बी ए दोनों डिफाइन हो रहे हैं, यहाँ दिख रहा है। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो ऐसी स्थिति में यदि ए बी डिफाइन है तो जरूरी नहीं है कि बी ए भी डिफाइन हो, और डेफिनेटली बी ए डिफाइन नहीं हो पाएगा। जैसे ए का ऑर्डर सपोज है 2/3 है और बी का जो ऑर्डर है वो सपोज 3/4 है, तो ऐसी स्थिति में हम देखें तो डेफिनेटली यहाँ वाले केस में तो हम ए बी डिफाइन हो जाएगा और इसका जो ऑर्डर है वो यहाँ से पता लग रहा है 2/4 हो गया। लेकिन यदि मैं इसी में बी ए लिखूँ तो यहाँ बी ए लिखता हूँ तो बी तो हो गया 3/4 और ए जो है वो हो रहा है 2/3। तो यहाँ से देखिए जो 4 और 2 है वो मैच नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली बी ए विल नॉट बी डिफाइन। तो ए बी और बी ए, अगर ए बी डिफाइन है तो बहुत बार ऐसा होता है कि बी ए डिफाइन ही नहीं होता, और यदि ए बी और बी ए डिफाइन है तब भी हम देख रहे हैं कि ए बी और बी ए की वैल्यू अलग अलग आ रही है यहाँ पर, तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। बहुत बार ऐसा होता है कि ए बी और बी ए दोनों डिफाइन होते हैं और दोनों की वैल्यू भी सेम आती है, वो तभी होगा जब ये m/m है तो इधर भी m/m हो, यानी कि ये n की वैल्यू भी सेम हो, तो उस समय संभावना बनती है। क्योंकि यदि ये मान लो ए बी 2/2 है, सपोज ए है वो 2/2 है और बी है वो भी 2/2 है, तो डेफिनेटली ए बी का जो ऑर्डर है वो भी 2/2 आएगा और बी ए का जो ऑर्डर है वो भी 2/2 आएगा। तो ऐसी स्थिति में संभावना बनती है कि ए बी और बी ए इक्वल हो सकें, अदरवाइज ए बी और बी ए इक्वल नहीं होंगे। यानी यदि दोनों रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो ऐसी स्थिति में तो ए बी और बी ए यदि डिफाइन भी हुए तो इनका ऑर्डर डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा।
लेकिन यदि ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसे यहाँ पर हो रहा है, और इनका ऑर्डर भी सेम है, तो ऐसी स्थिति में ए बी और बी ए के इक्वल होने की संभावना बन जाती है। लेकिन फिर भी जरूरी नहीं है कि ए बी और बी ए इक्वल ही हो। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास जो है एक मैट्रिक्स ए है और वो इस तरह से दे रखा है 1 -2 3 -4 2 5, और बी दे रखा है 2 3 4 5 और 2 1। और ये जो दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, सबसे पहले तो हमें ए बी फाइंड आउट करना है, फिर बी ए फाइंड आउट करना है, और फिर चेक करना है कि ए बी जो है बी ए के इक्वल नहीं है, ये शो करना है। तो हम ये तो यहाँ से डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि इसका ऑर्डर जो है वो यहाँ पर हमें दिख रहा है, इसका ऑर्डर 2/3 है, और इसका जो ऑर्डर है वो है यहाँ इसका 3/2 हो गया। तो यदि मैं ए बी का ऑर्डर देखूँ, ए बी का ऑर्डर देखता हूँ, तो ए बी का ऑर्डर कितना आएगा, तो यहाँ से देखिए ए है और ये बी है, तो इसमें हमें ये 3 और 3 को एलिमिनेट करेंगे, तो इस ए बी का ऑर्डर आ गया 2/2। और चूंकि इसका और इसका ऑर्डर रिवर्स है, इसका ऑर्डर 2/3 है तो इसका ऑर्डर 3/2 है, इसलिए बी ए भी डिफाइन होगा। लेकिन यदि बी ए का ऑर्डर निकालें तो इसमें हमें पहले बी को और ए को लिखना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए मैं बी का ऑर्डर लिख देता हूँ यहाँ पर 3/2 और ए का ऑर्डर लिख देता हूँ यहाँ पर 2/3। तो अब यहाँ पर हमें इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो बी ए का जो ऑर्डर है वो आ जाएगा 3/3। तो यहाँ से ऑर्डर से पता लग रहा है कि इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका ऑर्डर 3/3 है, तो डेफिनेटली ए बी विल नॉट बी इक्वल टू बी ए। तो ये तो हम डायरेक्ट ही शो कर सकते हैं विदाउट एनी कैलकुलेशन कि ए बी एंड बी ए बोथ आर नॉट ऑफ द सेम ऑर्डर, सो दे आर अनइक्वल, बिकॉज two matrices will be equal only if their corresponding entries are equal and their order are equal। तो यहाँ ऑर्डर ही अनइक्वल हो गया, तो डेफिनेटली ये दोनों मैट्रिक्स तो अनइक्वल हो ही गया। तो ये तो हम आसानी से शो कर सकते हैं। अब हम जो है ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ए बी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले ए और बी ये दे रखा है, तो अब यदि हमें ए बी फाइंड आउट करना है, ए बी यदि ये फाइंड आउट करना है तो उस तरीका क्या रहेगा, तरीका रहेगा इसमें जो फर्स्ट रो है इसके जो एलिमेंट्स है, इसको ये जो फर्स्ट कॉलम दिख रहा है इस फर्स्ट कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि इससे हमें जो है इस पूरे को, ये पूरा जो पार्ट है इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें जो 1 है इसको तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यहाँ लिखेंगे 1, क्योंकि ये जो है यदि हम वैसे लिखें तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ए बी को, कि हम ए बी को किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं। सपोज मुझे ए बी फाइंड आउट करना है, तो इसमें ये जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो R1 C1, उसके बाद फिर R1 C2, क्योंकि ये जो फर्स्ट रो है इसको सेकंड कॉलम से करेंगे तो R1 C2। सिमिलरली ये जो सेकंड रो है उसको फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो यहाँ आएगा R2 C1, और ये जो फर्स्ट सेकंड रो है उसको हम सेकंड कॉलम से करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा R2 C2। तो इस तरह से जो है हमें प्रोडक्ट करना है। ये तरीका रहेगा हमारा मल्टीप्लाई करने का। ये वाला पार्ट जो है ये हमें ध्यान में रखना है कि किस तरह से जो है हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है। अब ये वाला जो पूरा प्रोसीजर है, ये पूरा प्रोसीजर मैं यहाँ पर इस जगह अप्लाई कर रहा हूँ, इस जगह मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो चलिए अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले तो हमें फाइंड आउट करना है R1 C1, R1 C1 फाइंड आउट करना है। तो ये जो फर्स्ट रो दिख रही है यहाँ पर, और इधर जो फर्स्ट कॉलम दिख रहा है, क्योंकि C1 C2 तो इस मैट्रिक्स B के कॉलम्स है, और जो R1 R2 है ये मैट्रिक्स A के रो है, तो हमें इस R1 को इस C1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। तो जो 1 - 2 3 है इसको 2 4 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो 1 है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 1 × 2 हो गया। और इसी तरह से जो -2 है उसको 4 से करेंगे, तो ये -2 जो है इसको हम 4 से कर देंगे। और सिमिलरली ये जो 3 है इसको हम 2 से करेंगे, तो ये 3 का मल्टीप्लिकेशन हम 2 से कर देंगे। तो इस तरह से जो पूरा मिलेगा, ये पूरा जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट एक एलिमेंट बनेगा जिसको हम बोलेंगे R1 C1। सिमिलरली अब हम थोड़ा गैप देके यहाँ से शुरू करते हैं और सेकंड लिख लेते हैं। तो सेकंड आ रहा है हमारा, ये जो 1 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्योंकि R1 C2 है, तो ये हो रहा है 1 × 3। और सिमिलरली जो सेकंड है -2 है उसको 5 से करेंगे, तो ये जो -2 है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, और जो 3 है इसको करेंगे 1 से, तो +3 × 1। इस तरह से कर लिया, और ये पूरा हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया, यहाँ से यहाँ तक पूरा ब्रैकेट बंद कर दिया, और ये यहाँ तक मैट्रिक्स जा रहा है अपना। और इधर देखें तो -4 को फिर हमें, क्योंकि R2 C1 करना है, तो ये जो सेकंड रो है उसको इस फर्स्ट कॉलम से पूरा मल्टीप्लाई करना है, तो -4 × 2 करेंगे, -4 × 2।
सिमिलरली फिर 2 है उसको 4 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 4, और ये जो 5 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 5 इंटू 2। ये पूरा हम एक ब्रैकेट बंद कर लेंगे। सिमिलरली जो है यहाँ पर -4 है वो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो -4 इंटू 3। सिमिलरली 2 इंटू 5, ये जो 2 है वो इस 5 से मल्टीप्लाई हो गया। सिमिलरली जो 5 है वो 1 से हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1, इस तरह से। और अब हम इसको आगे फर्दर सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए 2 1 2 हो रहा है, और यहाँ पर ये -8 हो रहा है, और यहाँ पर ये जो ना +6 हो गया। सिमिलरली यहाँ देखिए तो ये 3 है, ये पूरा 1 है, यहाँ तक का पार्ट R1 C1 की जगह रहेगा। और इसी तरह से ये सेकंड वाला जो पार्ट है वो है 3 और -10 और +3, इस तरह से है। और सेकंड में देखें तो -8 और +8 और यहाँ +10, इस तरह से आ रहा है। और इधर देखें तो रिजल्ट आ रहा है हमारे पास -12 और +10 और +5, ये रिजल्ट आ रहा है। अब इसको हम आगे फर्दर सोल्व कर सकते हैं। तो इसको फर्दर सोल्व करने के पास हमारे पास रिजल्ट आएगा, देखिए यहाँ 6 + 2 8 -8 0 हो गया। और सिमिलरली यहाँ देखें तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 6 - 4 यानी कि -6 - 10 यानी कि -4 आ रहा है। यहाँ देखें तो 3 और -10 तो -7 और +3 तो -4 आ गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ देखें अपन तो ये जो -8 था +8 था कैंसिल आउट हो रहा है, और ये 4 5 2 10 बचा केवल, तो यहाँ हमारे पास 10 बच रहा है क्योंकि 8 और -8 कैंसिल आउट। इसी तरह से यहाँ देखें तो माइनस का 12 था, प्लस का 10 और प्लस का 5 है, तो ये हो रहा है 15 15 - 12 करेंगे तो 3। तो इस तरह से मैट्रिक्स ए बी हमने फाइंड आउट कर लिया है, और मैट्रिक्स ए बी की जो वैल्यू है वो आ गई है 0 -4 10 3। अब सिमिलरली हम यदि बी ए फाइंड आउट करते हैं तो बी ए हम फिर से फाइंड आउट कर सकते हैं, इसी प्रोसेस को हम दोहराएंगे, लेकिन अब की बार हमें पहले बी लिखना पड़ेगा और उसके बाद ए लिखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट में करते हैं शुरू। तो मान लीजिए बी ए दे रखा है हमें, तो अब की बार जो यदि बी ए फाइंड आउट करना है तो हमें करना ये पड़ेगा कि जो बी है उसको जो है वो इधर लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं बी को यहाँ लिख देता हूँ, बी ए फाइंड आउट करना है तो हमें इस तरह से करेंगे। पहले तो बी लिख देते हैं, यहाँ है 2 3 4 5 2 1, पहले बी लिख दिया है, और इसको मल्टीप्लाई करना है हमें ए से। तो ए में हमारे पास है 1 -2 3 -4 2 और 5, और अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो पहले R1 है इसको इस C1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब R1 को C1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 2 1 2 हो गया, की बार डायरेक्ट कर देते हैं। 3 को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो -12 आ रहा है, तो ये आ गया 3 × -4 यानी -12, तो ये तो मिल गया हमें R1 C1। सिमिलरली जो है 2, ये जो R1 है इसको C2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेकंड कॉलम से करना पड़ेगा। R1 C2 की लोकेशन ये है, तो इस 2 3 को हम -2 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को जब -2 से मल्टीप्लाई किया तो -4 आया। इसी तरह से 3 को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 6 आया, तो ये हुआ R1 C2। सिमिलरली R1 को हम C3 से करेंगे, अब ये थर्ड कॉलम है तो R1 को हम इस थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 × 3 तो ये आ रहा है 6 आ गया। सिमिलरली यहाँ 3 × 5 तो ये 15 आ गया, यहाँ तक हो गया। अब हम इधर देखते हैं, अब R1 के साथ जो भी था R1 C1 R1 C2 R1 C3 ये हमने कर लिया है। अब हम R2 पे चलेंगे, अब R2 C1 देन R2 C2 देन R2 C3। तो R2 C1 करेंगे तो 4 × 1 यानी कि 4, और फिर 5 × -4 यानी कि -20, ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। और इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो यहाँ आ गया -8। सिमिलरली 5 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 10। और इधर आगे बढ़ते हैं, 4 को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो 4 3 12, देन 5 5 25, ये 5 5 25 आ गया। इसी तरह जो बी ए है उसमें ये जो बी है इसकी थर्ड रो 2 1, इसको हम C1 C2 C3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को जब इससे 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिजल्ट आया 2 माइनस, यहाँ हो रहा है -1 × तो -4 हो गया। इसी तरह से जो है हम 2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो -4, और यहाँ आ रहा है +2, ये +2 हो गया। और लास्ट वन देखें तो ये 2 3 6,
और सिमिलरली ये 1 इंटू 5 यानी कि प्लस का 5। तो इस तरह से सारी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और अब हम इसको थोड़ा शॉर्ट में यहाँ लिख लेते हैं। रिजल्ट क्या आ रहा है, ये आ रहा है 2 - 12 यानी -10, और इसी तरह से ये जो -4 + 6 यानी 2, और 6 + 15 यानी 21, और यहाँ आ रहा है -16, और ये हो रहा है 2, 10 - 8 2, और ये 37 हो गया। और सिमिलरली लास्ट वन देखिए तो 2 - 4 यानी -2, और यहाँ -4 + 2 यानी -2, और लास्ट वन 6 + 5 यानी 11। तो इस तरह से हमने बी ए की वैल्यू फाइंड आउट करी। और हमने देखा था कि जो ए बी है उसका ऑर्डर 2/2 था, उसमें 4 एंट्रीज थी, और इसी तरह से जो बी ए है उसमें 9 एंट्रीज है। तो ए बी और बी ए ऑब्वियसली आर फाउंड अनइक्वल। एलिमेंट्स की टर्म्स में भी देखें तो भी, और यहाँ देखें तब भी हम पाते हैं कि ए बी और बी ए जो है वो अनइक्वल आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं नॉन कम्यूटेटिविटी ऑफ मैट्रिसेज ऑफ अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज इफ ए बी इज डिफाइंड इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट बी ए इज डिफाइंड। क्योंकि हमने देखा था अभी कि ए बी इसमें ए और बी का जो ऑर्डर है वो मैटर करता है। यदि ए और बी का ऑर्डर एक दूसरे का रिवर्स है तब तो ए बी और बी ए दोनों डिफाइन होंगे, अदरवाइज ए बी डिफाइन है तो बी ए डिफाइन नहीं होगा। इवन इफ ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइन इट इज नॉट नेसेसरी दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए। अभी अभी हमने जो क्वेश्चन किया उसमें देखा था कि ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइन, क्योंकि दोनों का जो ऑर्डर था वो रिवर्स था। देखिए ए बी का ऑर्डर यदि यहाँ देखें तो ए बी का ऑर्डर है हमारे पास 2/3 है, और जो बी ए का ऑर्डर है वो 3/2 है। तो इनका ऑर्डर चूंकि एक दूसरे का उल्टा है, रिवर्स ऑर्डर में है, ये 2/3 है, 3/2 है। तो ऐसी स्थिति में हो ये रहा है कि जो है ए बी और बी ए बोथ आर डिफाइन, लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो ये नॉन कम्यूटेटिविटी कहलाती है। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर विल बी कम्यूटेटिव। यदि मान लीजिए डायगोनल मैट्रिसेस ले लेते हैं, सेम ऑर्डर के डायगोनल मैट्रिसेस ले लेते हैं और उनको मल्टीप्लाई करें, तो वो ऐसे जो मैट्रिसेस होते हैं वो कम्यूटेटिव होते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि गिव एग्जांपल ऑफ 2 मैट्रिसेस वेयर ए बी एंड बी ए बोथ आर इक्वल। तो ऐसी स्थिति में हमें डायगोनल मैट्रिसेस का एग्जांपल लेना है। जैसे मान लीजिए मैं डायगोनल मैट्रिसेस ले लेता हूँ, एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने, यहाँ कुछ है क्या, हाँ है, तो जैसे नहीं है यहाँ लेना पड़ेगा। जो ए सपोज ए मैंने लिया, ए एक डायगोनल मैट्रिक्स ले लेता हूँ, और डायगोनल मैट्रिक्सेस में हमें पता है कि जो डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन जीरो होते हैं सपोज, और बाकी दूसरे एलिमेंट्स है जीरो होते हैं। तो डायगोनल पर जो एलिमेंट है 1 और 2 ये तो नॉन जीरो है, और बाकी सारे एलिमेंट्स जो है जीरो होते हैं। तो 2/2 का मैंने एक डायगोनल मैट्रिक्स ले लिया, और इसी तरह से दूसरा एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, और वो ले लेता हूँ सपोज यहाँ लिख देता हूँ 3, और यहाँ लिख देता हूँ -4 लिख देते हैं, और ये दूसरा मैट्रिक्स ले लिया, और यहाँ बाकी जगह 0 0 कर देते हैं। अब ये 2 मैट्रिक्सेज हमारे पास है। अब हमें ए बी फाइंड आउट करते हैं कितना आता है। तो ए बी फाइंड आउट करने का तरीका, इस 1 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो डेफिनेटली जो है 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और 0 को 0 से किया तो 0 आना, तो कोई अंतर नहीं आया। इसी तरह से फिर 1 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो गया, और यहाँ पर ये भी 0 हो गया, तो R1C2 तो यहाँ 0 आ रहा है। सिमिलरली इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा ही 0 हो रहा है, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ -8 आ रहा है। तो ये तो हो गया ए बी। और यदि हमें बी ए फाइंड आउट करना है तो थोड़ा ए को यहाँ फिर से लिख लेते हैं। तो ए यहाँ पर है 1 0 0 2। अब हम फोकस करेंगे इस पे और इस पे। तो अब हम बी ए फाइंड आउट करते हैं। तो बी ए फाइंड आउट करने के लिए हमें इस R1 को इस C1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 × 1 यानी 3, और जब 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 आ रहा है। इसी तरह से इसको हम इससे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वापस पूरा का पूरा 0 ही हो रहा है। इसी तरह से यहाँ देखें तो ये भी पूरा 0 आ जाएगा, क्योंकि R2 को C1 से कर रहे हैं। इसी तरह से जब ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो -8 आ रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ए बी और बी ए दोनों यहाँ पर इक्वल आ रहे हैं। तो ए बी और बी ए वैसे तो इन जनरल अनइक्वल होते हैं, लेकिन ये इक्वल भी हो जाते हैं। और इक्वल कौन सी कंडीशन में होंगे, जब हम डायगोनल मैट्रिसेस ले लेते हैं सेम ऑर्डर के, और यदि हम उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ऐसी स्थिति में ए बी और बी ए बोथ आर इक्वल। सो इफ 2 डायगोनल मैट्रिसेस आर ऑफ द सेम ऑर्डर then they are commutative. A and B both are commutative. It means value of AB will be equal to value of BA. अब देखिए जीरो मैट्रिक्स से एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो मैट्रिक्सेस। मान लीजिए हमें 2 मैट्रिक्स दे रखे हैं A और B,
और ये दोनों यहाँ दिख रहा है कि ये जीरो मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि इनमें कुछ नॉन जीरो एंट्रीज भी है। तो ए एंड बी बोथ आर नॉन जीरो मैट्रिसेस। तो अब हम देखते हैं कि ए बी कितना आता है। अब हम ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और ए बी कितना आता है वो चेक करते हैं। तो ए बी फाइंड आउट करने के लिए हमें इस R1 को इस C1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा और -3 है वो 0 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये डेफिनेटली पूरा ही 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 इंटू 1 0 इंटू 1 कर देते हैं और ये जो -3 है वो इंटू 0 हो रहा है। सिमिलरली 0 जो है इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 इंटू 2, और इसी तरह से -3 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, R1 C2 कर रहे हैं तो -3 इंटू 0 हो रहा है। और इधर देखें 0 जो है वो 1 से हो रहा है, 0 इंटू 1 R2 C1 कर रहे हैं, और 5 जो है वो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 इंटू 0, यहाँ प्लस साइन। सिमिलरली यहाँ देखिए 0 इंटू 2 और यहाँ 5 इंटू 0, ये प्लस 5 इंटू 0। तो अब अगर इसको पूरा सोल्व करते हैं तो डेफिनेटली ये भी 0, ये भी 0, यहाँ सब एच एंट्री 0, तो ये 0 0 0 0 आ रहा है। और डेफिनेटली इट इज़ अ नल मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर 2×2, क्योंकि यहाँ जो मैट्रिक्स दे रखे थे ये भी 2×2 का है और ये भी 2×2 का है। तो इनका ये दोनों ही नॉन जीरो मैट्रिक्स है, बोथ आर नॉन जीरो। ए भी नॉन जीरो है और बी भी नॉन जीरो है, तो इनका जो प्रोडक्ट किया तो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है X0 मैट्रिक्स। तो ऐसा होता है कि जो प्रोडक्ट है ए और बी है इज इक्वल टू अ नल मैट्रिक्स आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ ए एंड बी बोथ आर नॉन जीरो। ये रियल नंबर्स के केस में नहीं होता। ए प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर, सपोज x एंड y, देर आर टू रियल नंबर्स एंड देयर प्रोडक्ट इज जीरो, व्हाट डज इट मीन? It means either x will be equal to 0 or y is equal to 0. This will be in the case of real number, but in case of matrices, if product of two matrices is equal to 0, it is not necessary that A और B is 0. देखो यहाँ देख रहे हैं कि A भी 0 है, उसके बावजूद भी A and B both are non zero matrix. तो ये हमें ध्यान रखना है, मैट्रिक्स की ये प्रॉपर्टी रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी से थोड़ी डिफरेंट है। तो आज हमने क्या सीखा? सबसे पहले तो हमने सीखा कि दो मैट्रिसेज है उनको आपस में कब मल्टीप्लाई करते हैं, और ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो कौन सी कंडीशन में हो पाता है, यानी उनका ऑर्डर किस तरह का होना चाहिए ताकि हम उन्हें मल्टीप्लाई कर सकें। और जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आता है उस प्रोडक्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यदि हमें दोनों मैट्रिक्स दे रखे हैं तो। फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉन कम्यूटेटिव इन जनरल। यहाँ पर हमने देखा कि ए बी जो है वो इन जनरल बी ए के इक्वल नहीं होता, हमेशा नहीं होता, कभी कभी वो इक्वल भी होता है और कभी जो है ए बी डिफाइन है लेकिन बी ए डिफाइन नहीं होता। इसी तरह से यहाँ हमने देखा कि प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर इज ऑलवेज कम्यूटेटिव। यदि हम दो डायगोनल मैट्रिक्स ले लेते हैं सेम ऑर्डर के तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कम्यूटेटिव होता है, यानी कि दोनों डायगोनल मैट्रिसेस जो है वो कम्यूट करते हैं एक दूसरे को, ये कह सकते हैं बोथ दी डायगोनल मैट्रिसेस विल कम्यूट ईच अदर। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि यदि कोई दो नॉन जीरो मैट्रिसेस दे रखे हैं तो उनका जो प्रोडक्ट है वो कभी कभी जीरो मैट्रिक्स भी हो सकता है, जैसा कि अभी जस्ट हमने एक एग्जांपल के थ्रू करके देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।